गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले पाठ में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को पढ़ा रहे हैं। इसको पढ़ाने से पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको पिछला जो टॉपिक था हमारा, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो फ्लक्स क्या था, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक तल से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। माना यहाँ पर चुंबकीय बल दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर हम किसी भी तल की कल्पना करें, जैसे ये तल है, ये तल है, तो हम ये देखेंगे इस तल से लंबवत कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। तो इस तल के कुल क्षेत्रफल से अभिलंबवत जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी वो संख्या कहलाएगी इस तल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स। उसका मात्रक मैंने वेबर कहा था। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना आई थी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। और इसमें मैंने ये बताया था कि जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे इन्होंने सन 1830 में इसका प्रयोग किया था और 1831 में तब इसके कंक्लूजन, इसके निष्कर्ष ये थे। तो फैराडे ने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग किया, उस प्रयोग को करने के बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले उनको नियमों के रूप में दिया। उन नियमों को हम कहते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है नियम। सबसे कि यदि कोई चुंबक और कुंडली ये आपेक्षिक या सापेक्षिक गति कर रहे हैं, जैसे चुंबक कुंडली के नजदीक आ रहा है या कुंडली चुंबक के नजदीक आ रही है, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक और दूर जा रहे हैं, ये दोनों सापेक्षिक या अपेक्षिक गति कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, जब ये चुंबक इस कुंडली के नजदीक जा रहा होगा उस समय इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जब ये चुंबक इससे दूर जा रहा होगा तब इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या आती है, कमी आती है। बिल्कुल ये वाला पैटर्न कि जब ये चुंबक क्या होगा, नजदीक जा रहा होगा, तो यहाँ जो ये फेरा होंगे, ये फेरे, ये कुंडली के फेरे, इनसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। और जब ये चुंबक क्या होगा, दूर जा रहा होगा, जैसे यहाँ दूर जा रहा होगा, तो उस समय ये वाली कंडीशन होगी। उस समय क्या होगा, जो ये फेरे होंगे, इन फेरों से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है ना, क्योंकि चुंबक से क्या निकल रही होगी, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी। तो जब चुंबक कुंडली के नजदीक आ रहा होगा तो उस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि हो रही होगी। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या से क्या मतलब है, मोटा मोटा इसका मतलब है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो जब कोई चुंबक कुंडली के नजदीक आता है तो उसका अर्थ है कि कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और जब वही चुंबक कुंडली से दूर जाता है तो इसका अर्थ है कि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसका मतलब है कि जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होती है तो उस समय इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्योंकि कभी नजदीक आ रहा है, कभी दूर जा रहा है, तो कभी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, कभी घटेगा, या कभी लगातार पास आ रहा है तो लगातार बढ़ेगा और लगातार दूर जा रहा है तो लगातार घटेगा। ठीक है ना, इससे क्या होता है, इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। और यदि ये कुंडली एक बंद परिपथ के रूप में है तो इसके अंदर एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। इसके अंदर एक धारा भी उत्पन्न हो जाती है, कब, यदि ये कुंडली बंद है, बंद मतलब एक बंद परिपथ के रूप में, तो यहां पर एक धारा उत्पन्न होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जब भी चुंबक और कुंडली के बीच गति होगी, सापेक्षिक गति होगी, तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। और इसी को फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम कहा जाता है। ठीक है, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए। तो पहला नियम क्या है, पहला नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा। ठीक है, उसकी परिभाषा वो आप पहला नियम मान लेंगे कि पहला नियम क्या है
कि जब भी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो इस कारण कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली बंद परिपथ के रूप में तो उसके अंदर एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है, और यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। ये प्रथम नियम है। इसी में थोड़ा और जोड़ेंगे हम। प्रथम नियम में क्या, ये सोचिए कि माना जब ये चुंबक यहां पर था, ठीक है, यहां पर था, चुंबक नजदीक आ रहा है, तो उस समय इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स कितना था, कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना था, φ1। माना t1 समय पर चुंबकीय फ्लक्स कितना है, t1 समय में चुंबक यहां पर था और कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स कितना है, φ1। और थोड़ी देर में t2 समय पर ये चुंबक और नजदीक आ गया, तो चुंबक और नजदीक आ गया तो इसका चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो माना चुंबकीय फ्लक्स बढ़ के कितना हो गया, φ2। तो t1 समय पे चुंबकीय फ्लक्स φ1, t2 समय पे चुंबकीय फ्लक्स φ2। तो बताइए समयांतराल कितना हो गया, समयांतराल हो गया t2 माइनस t1, बाद का समय ऋण पहले का समय। और इस समयांतराल को दर्शाते हम किससे, डेल्टा टी से। किससे, डेल्टा टी से। समय का अंतर है, डेल्टा टी से प्रकट कर रहे हैं इसको हम। इसके बाद पहले चुंबकीय फ्लक्स φ1 था t1 समय पे, t2 समय में चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया φ2। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ये हो गया आपका कितना, बाद का फ्लक्स माइनस पहले का फ्लक्स, बाद का चुंबकीय फ्लक्स एंड पहले का चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। और ये चुंबकीय फ्लक्स का डिफरेंस है, अंतर है, तो इसको हम प्रकट कर देते हैं डेल्टा फाई से। इतना लंबा ना लिखे, हम डेल्टा फाई लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा फाई। अरे t2 माइनस t1 समय में कितना परिवर्तन हुआ चुंबकीय फ्लक्स में, φ2 माइनस φ1, है ना। इसी को हम शॉर्ट में ही कह सकते हैं कि डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ये कितना है, डेल्टा फाई, ठीक है ना। अब यदि मैं एकांक समय में कहूं, 1 सेकंड में, तो एकांक समय या 1 सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो एकांक समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा, ये सेम आएगा यहाँ पे। एकांक समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन वो हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। तो ये जो एकांक समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, इसे कहते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। इसी ये क्या है, विद्युत वाहक बल। और इसको हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये क्या है, अंश में क्या रखा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, हर में क्या रखा है, समयांतराल। तो इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। ये क्या चीज है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर, ठीक है। ये क्या निकल गया, एकांक समय में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है, ये क्या आया, ये आया एक्चुअल में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर। तो देखिए यहां पर जो प्रथम नियम है उसमें कुछ और चीज में आएगी, ये वाला पार्ट कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर का ऋणात्मक मान, इसका ऋणात्मक मान, ये जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मैंने कहा था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में क्या उत्पन्न होता है,
प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसको हम प्रकट कर रहे हैं ई से। ई क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं इसको प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इसको किससे प्रकट किया है? ई से। तो प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम एक तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली के अंदर या किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यदि परिपथ एक बंद परिपथ के रूप में है तो इसके अंदर फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है, और यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। और यदि डेल्टा टी समय में फ्लक्स परिवर्तन क्या डेल्टा फाई है, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये कंप्लीट आएगा प्रथम नियम। ठीक हो गया? समझ गए? यहां तक आएगा प्रथम नियम। अब अगर हम इसमें ये दे दें कि माना ये समयांतरण बहुत कम है, तो यदि ये समयांतरण डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म है, इसको ऐसा लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये बहुत सूक्ष्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू ई। है वही चीज, सिर्फ समय को हमने मान लिया इसका मान बहुत सूक्ष्म है, ये 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उस समय इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं डी फाई अपॉन डी टी, इस पूरे को। और ये क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स का समय के सापेक्ष अवकलन। और अगर हम फिजिक्स की भाषा में कहें इसको तो क्या कहेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ परिवर्तन की दर। तो चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ परिवर्तन की ऋणात्मक दर किसके बराबर होती है? हमेशा प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के समय के साथ परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है ना? न्यूमेरिकल आता है इसमें, ठीक है ना? इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए क्या, माइनस डेल्टा फाई क्या था आपका? फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डेल्टा टी T2 माइनस T1। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, न्यूमेरिकल आता है। ये दिया होगा फाई 1 दिया होगा, फाई 2 दिया होगा, और T1 T2 दिया होगा, E निकाल दो। ठीक है ना? अब ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसका मात्रक क्या होगा? E का मात्रक, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक, ये होता है वोल्ट। जो विभव का मात्रक होगा वही इसका मात्रक होगा, समझ गए? वोल्ट। तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का के बारे में आ गया। और ये न्यूमैन का नियम भी कहलाता है। किसका नियम? न्यूमैन का नियम भी कहलाता है ये। अब देखिए द्वितीय नियम, इसमें द्वितीय नियम क्या है? तो द्वितीय नियम देखिए इसमें, हाँ यहां पर एक चीज और कि जो ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो आपने पढ़ा है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है इसका सूत्र क्या था भाई? बी ए कॉस थीटा, ये था चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र, ये था। कुछ जगह इसको थाई एम लिखा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना? अभी मैं प्रथम नियम बता रहा हूं इसको पूरा। अब इसमें देखिए ये किस पे निर्भर कर रहा है? एक तो बी पे, बी माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक क्षेत्रफल पर एक थीटा। थीटा क्या चीज है? ये क्या था? किसी तल के क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, बी और ए के बीच का कोण। ए क्या था? क्षेत्रफल। अरे चुंबकीय क्षेत्र में हमने किसी तल की कल्पना की थी ना, जैसे यहां पर चुंबकीय पर रेखा निकल रही होंगी, तो यहां पर तल कौन होगा? ये फेरे, इन फेरों का क्षेत्रफल ए का काम करेगा। ठीक है? तो इस तल के क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? यहां पर खींचा गया अभिलंब, तो अभिलंब और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच का जो कोण है वो थीटा है। ठीक है? तो यहां पर क्या होता है कि ये जो फाई, जब बी बढ़ता है तो फाई एम बढ़ता है। फाई एम मतलब चुंबकीय फ्लक्स।
तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये इस पे डिपेंड करता है। दूसरा, ये क्षेत्रफल के भी अनुक्रमानुपाती होता है क्योंकि क्षेत्रफल अंशमय है, ठीक है ना, ये अंशमय। अगर इसका मान बढ़ गया तो ये भी बढ़ेगा, ये घट गया तो ये भी घटेगा, ठीक है। और तीसरा, इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, या थीटा कह सकते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। जब थीटा का मान, जब थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान क्या आएगा उस समय, कॉस 0 यानी 1। तब उस समय इसका मान क्या हो जाएगा, फाई एम का मान, तब ये हो जाएगा b इंटू ए, यही तो होगा, कॉस 0 क्या हो गया, 1 हो गया। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा बराबर 0 अंश, अर्थात जब क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण 0 अंश होगा। या ये कह सकते हैं कि जब तल चुंबकीय बल रेखा के लंबवत होगा, जब तल चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत होता है या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, उस समय थीटा बराबर 0, ठीक है ना। जैसे ये है क्या, ये चुंबकीय बल रेखा जा रही है और यही क्या है, क्षेत्रफल की दिशा में, तो इस समय क्षेत्रफल और चुंबकीय बल के बीच का, चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या हो गया, 0। परंतु आप देख रहे हो उसमें ये जो तल है ये चुंबकीय बल रेखा की क्या है, लंबवत है। तो यानी जब तल चुंबकीय बल रेखा के लंबवत होगा तो उस समय उसका मतलब क्या हो गया, थीटा बराबर 0, ठीक है ना। उसका मतलब ये भी कि ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, 0। और ऐसी दशा में चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम आता है, क्योंकि cos थीटा बराबर 0 पर cos का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, ये 1 होता है। और जब थीटा बराबर 180 अंश, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा cos 180 अंश, और cos 180 अंश का मान होता है -1। तो उस समय फाई एम कितना आएगा, फाई एम आएगा b a, और cos 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ये क्या आ जाएगा, फाई एम बराबर -b, ये ऋणात्मक आ जाएगा। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा बराबर क्या आएगा, cos 90 डिग्री यानी 0। cos 90 का मान क्या होता है, 0। इसका अर्थ क्या है कि जब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण क्या हो, 90 अंश हो, उसका अर्थ यह होगा कि ये जो तल है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। उस समय थीटा बराबर 90 अंश होगा और cos थीटा का मान 0 आ जाएगा उस समय। तो तब फाई एम का मान कितना आएगा, तब फाई एम का मान आएगा 0, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए, ये मैंने बता दिया कि चुंबकीय फ्लक्स किस या चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल और कोण थीटा पर निर्भर करता है, ठीक है ना। और इस समय आपका द्वितीय नियम देखिए, इसमें द्वितीय नियम क्या होगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम, प्रथम नियम आपको पढ़ा दिया, इंपॉर्टेंट नियम है। इसको लेंज का नियम भी कहते हैं भाई, इसको क्या कहते हैं, लेंज का नियम भी कहते हैं, जो द्वितीय नियम में पढ़ा रहा हूं, लेंज का नियम भी कहा जाता है फैराडे के द्वितीय नियम को, ठीक है। क्या नियम है ये, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, सुनिए इसको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। ध्यान से सुनिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा ये स्वयं उत्पन्न होते हैं। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल E और प्रेरित धारा मान I है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E और प्रेरित धारा I सदैव ऐसी दिशा में होते हैं
जिससे कि ये उस कारण का विरोध करें जिसके द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। तो इसको इतना लंबा न लिखे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिसके द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। क्या मतलब है इसका? लेंज नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में इन्होंने बताया था। लेंज ने, इसको लेंज का नियम भी कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या है देखिए, जैसे यहां पर ये एक चुंबक है और ये कुंडली है माना, ये धारामापी जोड़ दिया कुंडली के दोनों सिरों से, ठीक है ना। अब माना यहां पर ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल चुंबक कुंडली के नजदीक आ रहा है, नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है, तो होता क्या है, यहां चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है। चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी ना जब ये इसके नजदीक आएगा। चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। उस कारण यहां क्या हो जाएगा, यहां एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी, उसी कारण यहां विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाएगा। और अगर ये बंद परिपथ के रूप में है तो यहां एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। परंतु ये धारा की दिशा कहां होगी? ये धारा ऐसी दिशा में बहेगी जिससे उस कारण का विरोध हो जिसके द्वारा इस धारा की क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है। क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि ये धारा ऐसी दिशा में बहेगी ताकि इस नॉर्थ पोल के नजदीक आने का विरोध हो, क्योंकि जब ये नजदीक आया तभी तो ये उत्पन्न हुई। जब ये नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा था तभी तो उत्पन्न हुई, ठीक है ना। क्योंकि जब ये नजदीक आया तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से धारा उत्पन्न हुई। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे उत्पन्न हुआ? इसमें नॉर्थ पोल नजदीक आने के कारण। तो ये प्रेरित धारा ऐसी दिशा में बहेगी कि ये इसके नजदीक आने का विरोध करे। अब नजदीक आने का विरोध करे मतलब क्या होगा, ये प्रेरित धारा जब इसमें बही तो ये चुंबक, ये कुंडली क्या बन गई, एक धारावाही कुंडली बन गई। तो इससे ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, चुंबक की भांति व्यवहार करेगी कुंडली। तो ये कुंडली स्वयं एक चुंबक बन जाती है। उसमें ये चुंबक बन जाएगी तो ये क्या करेगी, जब ये चुंबक बन जाएगी कुंडली तो ये इसके भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। तो इसका नॉर्थ पोल कहां होगा? इसका नॉर्थ पोल उस वहां पर होगा जिससे कि इस एन के नजदीक आने का विरोध हो। तो इस समय एन नजदीक आ रहा है तो ये प्रेरित धारा इसके नजदीक आने का विरोध कर दिया। विरोध कैसे करेगी? ये इस एन के नजदीक जो कुंडली का, चुंबक के एन के नजदीक जो कुंडली का सिरा होगा उसको एन बना देगी, उसको भी उत्तरी ध्रुव बना देगी, और दूर वाले सिरे को क्या बना देगी, दक्षिण ध्रुव। ऐसे में क्या होगा, ये भी एन बन गया, चुंबक के नजदीक कुंडली का जो सिरा था वो नॉर्थ पोल बन गया। नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल के नजदीक आने का विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है, ये इसको प्रतिकर्षित करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसका अर्थ ये इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो अर्थात इसके नजदीक आने का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। जबकि इसके नजदीक आने से ही क्या हुआ था, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ था, तब प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, ठीक हो गया। इसका अर्थ है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा सदैव ऐसी दिशा में बहते हैं या ऐसी दिशा में होते हैं कि ये उस कारण का विरोध करते हैं जिसके द्वारा ये स्वयं उत्पन्न हुए, ठीक है। या प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करते हैं जिसके द्वारा ये उत्पन्न हुए, या एन के नजदीक आने के कारण उत्पन्न हुए। तो ये प्रेरित धारा ऐसी दिशा में बहेगी कि कुंडली का वो सिरा जो एन के नजदीक है वो सिरा इस एन के नजदीक आने का विरोध करे। वो कैसे होगा, जब ये एन के नजदीक वाला सिरा भी समान ध्रुव वाला हो जाएगा। तो समान ध्रुवों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये एन बन जाएगा, ये एस बन जाएगा, एन के नजदीक आने का विरोध करेगा, ठीक हो गया। अर्थात प्रेरित धारा ने यहाँ पर एन ध्रुव उत्पन्न किया जिससे कि इस एन ने इसके नजदीक आने का विरोध किया। तो पता चल गया कि प्रेरित धारा ने ये काम करा है। अब इसमें देखिए, यहां पर तो मैंने नजदीक आने की बात बताई, यदि एन सिरा दूर जाए, यदि हम चुंबक को कुंडली से दूर ले आए, उस स्थिति में माना उत्तरी ध्रुव चुंबक से क्या आ रहा है, दूर जा रहा है, तब भी क्या होगा, इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कम होगा ना चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण यहां फिर क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होगा और विद्युत धारा आई भी उत्पन्न होगी अगर ये बंद परिपथ के रूप में, ठीक है ना। अब है क्या ये नियम कि ये प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करेंगे जिसके द्वारा ये स्वयं उत्पन्न हुए। इस समय ये क्यों उत्पन्न हुए, इस चुंबक के दूर जाने के कारण। अरे आपेक्षिक गति से उत्पन्न हुए ना, इन दोनों की आपेक्षिक गति से। पर देखिए गति कौन सी वाली है,
दूर जाने वाली। इस समय ये चुंबक दूर जा रहा था, तब ये दोनों उत्पन्न हुए थे, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा ये उस कारण का विरोध करेंगे जिसके द्वारा ये उत्पन्न हुए। इस समय ये उत्पन्न हुए इस चुंबक के दूर जाने के कारण। तो दूर कौन जा रहा था? नॉर्थ पोल। तो यहां पर क्या होगा? ये प्रेरित धारा ऐसी दिशा में बहेगी कि इस नॉर्थ पोल के दूर जाने का विरोध करे। तो दूर जाने का विरोध करे मतलब ये इसको दूर जाने से रोकेगी। और दूर जाने से कैसे रोकेगी? जब ये इसको यहां पर अपनी ओर आकर्षित करेगी। इसमें यहां पर क्या बन जाएगा? ये प्रेरित धारा इस चुंबक में जो चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न करेगी, वो कैसे उत्पन्न करेगी कि चुंबक के नजदीक जो कुंडली का सिरा है वो बन जाएगा अपोजिट पोल, विपरीत ध्रुव। तो ये एन जा रहा था दूर, तो यहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? एस ध्रुव, और यहां पर एन ध्रुव, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इससे क्या होगा? जब चुंबक का एन सिरा कुंडली से दूर जा रहा है तो प्रेरित धारा इस प्रकार से बहेगी कि इस चुंबक के नजदीक जो कुंडली का सिरा है वो सिरा विपरीत ध्रुव वाला उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात साउथ पोल होता है। ठीक है, इससे ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोकेगा। जब इसके दूर जाने के कारण ये प्रेरित धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न है। ठीक है ना? तो इससे सिद्ध हो रहा है कि प्रेरित धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिसके द्वारा ये स्वयं उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही आप जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसा कहें कि ये n नजदीक आ रहा है, आप इसको s और इसको n के लिए भी समझा सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर ये s सिरा नजदीक आ रहा है तो ये धारा ऐसी दिशा में बहेगी कि इसके s के नजदीक आने का विरोध हो। तो उस समय क्या होगा भाई? उस समय इस चुंबक के नजदीक जो कुंडली का सिरा वो क्या बन जाएगा? साउथ पोल। तो साउथ के नजदीक आने का क्या करेगा? विरोध करेगा, क्योंकि समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। ऐसी स्थिति में ये सिरा क्या बन जाएगा? नॉर्थ। और तब धारा की दिशा में उलट दी जाएगी। जब ये पहले वाली कंडीशन में धारा इस दिशा में बैठी, अब ये साउथ बन गया, नॉर्थ बन गया। तो अगर ये साउथ है तो धारा की दिशा क्या होगी? क्लॉकवाइज। अगर ये सिरा साउथ है ना तो धारा इस दिशा में बहेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये यहां से देखना, यहां से आप इस फेरे को देख रहे हैं, ये फेरा आपने साउथ पोल माना है, फेरे का ये वाला सिरा साउथ पोल। तो साउथ पोल में क्या होगा? यहां से देखने पे, अगर फेरे को यहां से देखने पे ये धारा इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, क्लॉकवाइज में बह रही है। ठीक है, ये ऐसे मारे ना क्लॉकवाइज में, तो ये सिरा क्या होगा? समय साउथ पोल होगा, और दूर वाला सिरा क्या होगा? नॉर्थ पोल। ठीक है ना? अब उस समय ये इस प्रकार का हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहां पर हम क्या दें कि साउथ पोल दूर जा रहा है, तो ये प्रेरित धारा ऐसी दिशा में बहेगी कि साउथ पोल के दूर जाने का विरोध करे। तो उसमें क्या होगा? ये चुंबक के नजदीक जो कुंडली का सिरा होगा उसमें विपरीत ध्रुव उत्पन्न कर देगी। ठीक है ना? तो वो जो विपरीत ध्रुव उत्पन्न होगा कौन होगा? नॉर्थ पोल। और यहाँ दूर वाला सिरा क्या हो जाएगा? साउथ पोल। उससे अब ये नॉर्थ पोल उत्पन्न हो गया। नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल लगता है। तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे इसके दूर जाने का विरोध होगा। जब इसके दूर जाने के कारण ही प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है ना? तो यानी प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिसके द्वारा ये स्वयं उत्पन्न होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कई बार कि जो लेंज का नियम है या जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम है, ये किस नियम की पुष्टि करता है, किस अन्य नियम की पुष्टि करता है? तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर चुंबक और कुंडली की आपेक्षिक गति के कारण क्या हो रहा है? यहां पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है ना? हो रही ना? तो प्रेरित धारा मतलब आवेशों का प्रवाह, और आवेशों के प्रवाह को तो हम धारा कहते हैं। आवेशों का किसी एक निश्चित दिशा में सतत प्रवाह धारा कहलाता है। तो ये प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, मतलब यहां पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जहां धारा बहेगी वहां मतलब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई। और ये कैसे उत्पन्न हुई? चुंबक और कुंडली की आपेक्षिक गति से, है ना? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे हुआ? इनकी आपेक्षिक गति से। तो आपेक्षिक गति से संबंधित ऊर्जा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसका पार्ट है? यांत्रिक ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का। यानी जब इनके बीच आपेक्षिक गति कराई गई
उस समय कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हुई? यांत्रिक ऊर्जा। उस ऊर्जा के फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और तब जाके विद्युत धारा प्राप्त हुई, यानी कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हुई? विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए, प्रेरित धारा उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर आपेक्षिक गति करानी पड़ती है, यांत्रिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। और व्यय यांत्रिक ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। यानी यहाँ पर ऊर्जा का एक रूप ऊर्जा के दूसरे रूप में उत्पन्न होता है। अर्थात ये कौन सा नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा, ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना? कि यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना पड़ रहा है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है आपेक्षिक गति से। ठीक है, आपेक्षिक गति का संबंध है यांत्रिक ऊर्जा से। तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो यानी यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। अर्थात ये क्या कर रहा है? ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि कर रहा है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है कि ये नियम क्या है? सत्य है। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तो यह आपने ये हो गया आपका। तो क्या पढ़ा आपने इसमें? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो द्वितीय नियम है उसको हम क्या कहते हैं? लेंज का नियम। तो इसमें क्या, यानी हमें क्या करना पड़ रहा था? यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न करने के लिए हमको हर दशा में यहाँ पे आपेक्षिक गति करानी पड़ रही है। आपेक्षिक गति करानी पड़ रही है मतलब यांत्रिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। उससे क्या उत्पन्न हो रही है? विद्युत ऊर्जा। तो यानी लेंज का नियम या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। तो दो नियम दे रखे हैं यहाँ पर फैराडे ने, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। और द्वितीय नियम को लेंज का नियम लिखा है। कई बार आता है लेंज का नियम लिखिए, ये किस नियम की पुष्टि करता है? एक चीज का ध्यान रखें, फैराडे ने कुछ और नियम भी दे रखे हैं पर वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से अलग है। वो है विद्युत अपघटन के नियम। तो विद्युत अपघटन के नियम अलग है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अलग है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में विद्युत अपघटन के नियमों का जिक्र नहीं हुआ है, उसमें सेल बैटरी का जिक्र होता है, वो अलग है। ठीक है ना? उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं है। समझ गए? तो ध्यान से देखना कि आपको पूछा क्या गया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पूछ रखे हैं कि विद्युत अपघटन के नियम पूछ रखे हैं। ठीक हो गया? थैंक यू।